दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं किफ़न जीएफ के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो डीपली एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे तेज पर्वतारोही बन गई हैं। ए तेफांग इन, बी फूजो झागुम लामा, सी आर्थर मोइर या डी झांग हांग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग की हैं और इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे तेज पर्वतारोही बन गई हैं। इन्होंने गायब 25 घंटे और मात्र 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और उसकी ऊंचाई पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाली पहली जो पर्वतारोही बन गई हैं सबसे तेज, वो है तेफांग इन और ये हांगकांग से बिलोंग करते हैं। बात की जाए कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो फूजो झागुम लामा जिन्होंने 2017 में सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, वो था 39 घंटे 6 मिनट का और इनका ही रिकॉर्ड तेफांग इन हांगकांग की तोड़ दिए हैं। अगला जो ऑप्शन पे दिख रहा है आर्थर मोइर अमेरिकी नागरिक हैं और इन्होंने सबसे अधिक उम्र मतलब 75 वर्ष की उम्र पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली अमेरिकी बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो आ रहा है ऑप्शन का डी, वो मोस्ट आईएमपी है गायब, चूंकि ये एशिया के चीन देश से बिलोंग करते हैं और इनकी जो हाल ही में एज है वो 46 वर्ष है और हाल ही में इन्होंने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन हैं एशिया में। इनके पास आंख न होने पर भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने चढ़ा और एशिया के पहले नेत्रहीन बन गए हैं। वहीं बात की जाए कि विश्व की पहली ऐसी कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और वो भी नेत्रहीन थे, वो थे बेहन मियर और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, यूएसए से बिलोंग करते थे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट से रिलेटेड। अब हम जाते हैं स्टैटिक के साथ आते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट की दोस्तों जो नेपाल में इसे जाना जाता है वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है और जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट को जो संस्कृत में बोलते हैं वो देवगिरी के नाम से जाना जाता है। और अगला जो बात करें माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है जो दोस्तों, वो है एवरेस्ट माफिप का हिस्सा है। और एवरेस्ट माफिप में कितनी चोटियां हैं, 4 चोटियां हैं और उसमें से 4 चोटियां कौन कौन सी हैं। पहली तो जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट ही है, माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848.86। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 थे, लेकिन हाल ही में इसका डेटा जो वर्तमान में आया है वो न्यू हाइट जो है 8,848.86। और एक दूसरा जो है माउंट पुमेरी है जिसकी ऊंचाई है 71 और इसी एवरेस्ट माफिप का जो तीसरा हिस्सा है वो है माउंट नुप्टफे जिसकी ऊंचाई है 78 मीटर है। और अगला जो फोर्थ पॉइंट आता है एवरेस्ट माफिप का ही, वो आता है माउंट लोहतफे जिसकी ऊंचाई है 85 मीटर। तो ये था एवरेस्ट माफिप का। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो हमने बता ही दिया है कि कितना है 8,848.86। और बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो 29 मई को पहली बार चढ़ा था। 29 मई 1953 को कौन कौन चढ़े थे, एडमंड हिलरी एंड तेनजिंग शेरपा, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था तेनजिंग शेरपा ने। और एडमंड हिलरी थे जो वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और इन्हीं दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे 29 मई को। इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस इन्हीं को स्मरण करने के लिए बनाया जाता है। अगला जो बात करें कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की जो पहली महिला थी वो थी
मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जूको तबई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली विश्व की पहली महिला थी और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? जापान से बिलोंग करती थी। अगला अपने भारत पे आ जाते हैं। तो भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा। और बात करें एक संतोष यादव की, संतोष यादव प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, 1992 और 1993 में। अगला जो बात करें मालवात पूर्णा की, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 13 साल 11 माह की उम्र में चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है पर्वतारोही। अगला जो बात करें प्रेमलता अग्रवाल वो हैं सबसे उम्र दराज 45 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला। अगला जो बात करें एक जो और आता है अरुणिमा सिन्हा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों सभी डेटा। तो अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम अपंग महिला है, प्रथम अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा। अगला जो बात करें हाल ही में ताफी यांगझोम जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और 2021 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं वो है ताफी यांगझोम बनी है अरुणाचल प्रदेश की। 2021 में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ताफी यांगझोम। अगला जो बात करें दोस्तों को कि ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, लेकिन अपने भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एक पड़ता है POK में K2, लेकिन ये अपने भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत यही है K2। पहले ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, हालांकि भारत और पाकिस्तान का ये विवादित क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत और विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा है और यही भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों कंचनजंगा, और जिसकी ऊंचाई टोटल है 8586 मीटर। और ये नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर, नेपाल और भारत के बीच का बॉर्डर बनाता है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? A अरुण कुमार मिश्रा, B जगजीत पावड़िया, C वनीता गुप्ता, D राकेश अस्थाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। और इसकी जो स्थापना की गई थी NHRC की 1993 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में है। और NHRC की बात करें तो ये एक गैर संवैधानिक या संवैधानिक संगठन है। संवैधानिक संगठन है दोस्तों। संवैधानिक संगठन कौन सा होता है? जिसके बारे में संविधान में लिखा हो, तो ये क्या है? संवैधानिक संगठन है। अगला जो बात करें जगजीत पावड़िया की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं और इंटरनेशनल नारकोटिक्स सेंट्रल बोर्ड के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, पहली भारतीय महिला हैं। और जहां पर पहला लग जाए तो वो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वनीता गुप्ता की बात करें दोस्तों, तो वनीता गुप्ता USA में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त की गई हैं वनीता गुप्ता। राकेश अस्थाना की बात करें तो BSF के महानिदेशक हैं। अगला जो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, कुछ एजेंसियां हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिनके हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो है नीरा टंडन को अमेरिका USA के व्हाइट हाउस
या कहें जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की नीरा टंडन को। बनीता गुप्ता की बात करें तो यूएफए में ही एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की हैं। अगला जो बात करें अरुण वेंकट रमन को दोस्तों यूएफए में ही जॉय बिडेन के प्रशासन काल में ही इनको विदेश सचिव के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण वेंकट रमन को। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है नरेंद्र ध्रुव बत्रा को हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में इनको चुना गया है। अगला जो आता है प्रशांत कुमार को गायफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, उसके न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है प्रशांत कुमार को। अगला जो बात करें सीआईएफएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके महानिदेशक कौन हाल ही में बनाए गए थे, वो बनाए गए थे सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं सीआईएफएफ के महानिदेशक। अगला जो बात करें कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल होता है सीआरपीएफ, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं कुलदीप सिंह। अगला जो बात करें बीएफएफ की गायफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बीएफएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके जो महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना इसके महानिदेशक हैं। अगला जो आता है वो आता है एफएफबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सशस्त्र सेना बल, और इसके जो डीजी है, मुख्य महानिदेशक हैं, वो है राजेश चंद्रा। अगला जो बात करें वो है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके महानिदेशक हैं अरविंद कुमार। अगला जो बात करें वो है रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके जो महानिदेशक हैं या सचिव कह सकते हैं सामंत गोयल। अगला जो बात करें सीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही में इसके डीजी नियुक्त किए गए हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसके हाल ही में मई में ही इसके महानिदेशक जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, और सुबोध कुमार जायसवाल जैसा कि मैंने बताया ये सीआईएफएफ के भी महानिदेशक हैं। अगला जो बात करें आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं एफएफ देसवाल। अगला जो आता है एनएफजी, दोस्तों एनएफजी और एनएफए में काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं बता देता हूँ एनएफजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं एमए गणपति। अगला जो बात करें एनएफए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें गार्ड है, इसमें एडवाइजर है एनएफए में। तो इसके जो महानिदेशक हैं या सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल हैं। अगला है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसके हाल ही में महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं कुलदीप सिंह, और जो सीआरपीएफ के ही भी
महानिदेशक है। एनआईए क्या करता है, आपके राज्य में बिना पूछे भी आतंकवाद को खत्म कर सकता है, ये एनआईए की पावर होती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा एफडीजी इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केरल ने नीति आयोग द्वारा जारी एफडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। सेकेंड स्थान की बात करें तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है। थर्ड स्थान में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला जो बात करें कि एफडीजी होता क्या है, एफडीजी क्या होता है दोस्तों कि एक राज्य की प्रगति बताता है। कि मान लो ये केरल है, अब केरल की प्रगति के बारे में बताता है। इसका जो एफडीजी का मैं बता दूं कि टोटल जो लक्ष्य है एफडीजी में वो 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला जो लक्ष्य है गरीबी हटाओ, गरीबी शून्य करो, भूखमरी जो है उसको शून्य करो। तो क्या करता है कि इनका एक एफडीजी इंडेक्स निकाला जाता है कि कौन सा राज्य इन जो ये लक्ष्य रखे गए हैं इनको पूर्ति कर रहा है। इनका जो लक्ष्य का जो ड्यूरेशन है पूरा करने का वो 2030 में है। 2003 में जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, सभी को पानी पूर्ति हो और सभी में डिजिटल इनोवेशन हो और गरीबी एक भी ना रहे, भूखमरी किसी को ना हो, तो ऐसे जो लक्ष्य हैं इनको खत्म करने का 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। और इसमें एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि कौन सा राज्य इन गोल्स को अचीव ज़्यादा तेजी के साथ कर रहा है। तो इन गोल्स को ज़्यादा तेजी से अचीव जो कर रहा है अपने भारत में वो केरला कर रहा है। केरल फर्स्ट स्टेट है और सेकंड में जो है तमिलनाडु है। तो ये होता है एफडीजी इंडेक्स, एफडीजी इंडेक्स। अगला जो बात करें, ये एफडीजी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका बात करें तो ये किसकी जगह बनाया गया था? दो योजना आयोग की जगह बनाया गया था। और जिसका स्थापना जो की गई थी वो 1950 में योजना आयोग के रूप में की गई थी। लेकिन हाल ही में इसको 2015 में ख़त्म करके हालांकि 2014 में ही ख़त्म कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो 2014 में ख़त्म करके योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। अगला जो बात करें, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के जो पीएम होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में भारत के जो पीएम हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और यही भारत नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो बात करें, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अगला जो बात करें कि इसमें कौन सा टॉप किया है? केरला राज्य ने टॉप किया है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल का लोकेशन देखें दोस्तों तो अपने इंडिया के मैप में कुछ केरल जो दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से रॉन्ग हो रहा है। मैं ऐसे कर देता हूँ, गुजरात से लेता हूँ तो कुछ ऐसे प्रकार दिखेगा अपने मैप। केरल यहाँ पास दिखेगा। और केरल का लोकेशन बात करें तो इसके जो पूर्वी क्षेत्र में होगा वो कर्नाटक होता है, कर्नाटक उत्तरी छोर में फॉरें। और इसके जो पूर्वी क्षेत्र में होता है वो तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु। और यहाँ पे भी इसकी जो दक्षिणी सीमा होती है केरल की वो भी तमिलनाडु के साथ लगती है। और केरल की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। ये देख सकते हैं आप मैप में। अगला जो बात करें, केरल का जो DLR नंबर होता है, DLR नंबर मतलब हो जाता है 142009 है केरल का DLR नंबर। D फार होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट केरल में कितने हैं? 14। और L फार होता है लोकसभा सीट है जो केरल में है 20 है। और R फार होता है राज्यसभा सीट है जो केरल में है वो 9 है। केरल का जो विधानमंडल है दोस्तों वो 1 सदनी है। विधानमंडल 6 राज्यों में 2 सदनी है। मतलब विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी विधानमंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ का विधानमंडल 1 सदनी है, मतलब केवल विधानसभा बफ है। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 140 सीटें हैं। यहाँ के जो CM है ना दोस्तों वो है पिनरई विजयन।
दोबारा से सिलेक्ट हुए हैं पिनराई विजयन, और ये किस पार्टी से हैं? सीपीएम पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला जो बात करें केरल की ही बात करें तो केरल दोस्तों एफडीजी इंडेक्स में तो टॉप पे है ही, लेकिन डिजिटल भारत का सबसे जो डिजिटल राज्य है, शीर्ष राज्य है, वो केरला ही है। केरल में भारत का सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो केरल ही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, मतलब यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। अगला जो बात करें केरल भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो केरल ही है, 96.6% है। भारत का सबसे HDI वाला राज्य जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो शीर्ष राज्य केरल ही है। तो आप देख सकते हैं केरल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। केरल में 3000 ईसा पूर्व मसालों का ज़्यादा निर्यात होता था यहीं पे, इसलिए इसे मसालों का बगीचा या मसाला उद्यान के नाम से भी केरल को जाना जाता है। केरल में ही है एक कोची बंदरगाह है दोस्तों, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है या अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। केरल के कालीकट बंदरगाह में ही 1498 में वास्को डी गामा आया था, प्रथम यूरोप भारत आने वाला वास्को डी गामा था। अगला जो बात करें केरल में ही है एक पेरियार नदी है, और केरल की इस नदी को केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, और 244 इसकी टोटल लंबाई है। और इसी में है मुल्ला पेरियार डैम और इडुक्की डैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इडुक्की डैम किस नदी पर है, कहाँ है? केरल में है, पेरियार नदी पर। अगला जो बात करें केरल में ही है पंबा नदी, और पंबा नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विवादित रही सबरीमाला टेम्पल जो है, सबरीमाला टेम्पल इसी नदी के किनारे स्थित है, पंबा नदी के किनारे। भारत पूजा जो नदी है वो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत पूजा। अगला जो बात करें केरल के बारे में ही तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य? एक होता है मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, और एक होता है कथकली। बात करें और केरल की तो केरल में ही होता है सबसे बड़ा त्यौहार ओणम त्यौहार फसल कटाई के दौरान यह की जाती है, फसल उत्सव होता है ओणम त्यौहार, और केरल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। केरल में ही नेशनल पार्क की बात की जाए दोस्तों तो केरल में ही है एराविकुलम नेशनल पार्क। एक होता है मैथीकेतन नेशनल पार्क, एक होता है पंपादम फोला नेशनल पार्क, एक होता है अनाई फोला नेशनल पार्क, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? वो केरल में ही स्थित है। अगला जो बात करें केरल में ही है अनाई जिसकी ऊंचाई कितने है? 2695, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई है, और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और केरल में ही है एक कोचीन बंदरगाह, जो कि विश्व का सबसे पहला बंदरगाह दोस्तों केरल में जो है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि विश्व का प्रथम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। और इसे कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये था केरल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स 2021 में विदेश मंत्रियों के आभासी बैठक की मेजबानी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अपना भारत ब्रिक्स समिट 2021 का होस्ट कंट्री था। 2021 में ब्रिक्स में दोस्तों 5 देश आते हैं। पहला जो आता है ब्राजील, बी फॉर होता है ब्राजील। ब्रिक्स का यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, और आर फॉर होता है रशिया, और आई फॉर होता है अपना इंडिया, और सी फॉर होता है चाइना, और एफ फॉर होता है साउथ अफ्रीका। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तब पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010
2010 में 2007 में 10 में साउथ अफ्रीका ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और 2000 पहली बार जो पार्टिसिपेट किया सम्मेलन में वो शंघाई सम्मेलन हुआ था, 2011 में पार्टिसिपेट किया। तो पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का कब सदस्य बना, 2010 में, लेकिन पहली बार भाग कब लिया, 2011 में। अगला जो बात करें 2021 की जो होस्ट कंट्री थी वो अपना इंडिया ही था ब्रिक्स का। पहला जो समिट हुआ था ब्रिक्स का वो हुआ था रूस में हुआ था। तो ये था ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में WHO द्वारा भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को क्या नाम दिया गया? ए एप्सिलॉन और आईओटा, बी अल्फा, सी बीटा, या डी डेल्टा और कप्पा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, WHO द्वारा भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को पहचाना जाता है वो डेल्टा और कप्पा के रूप में पहचाना गया। अब बात करें जो कोविड-19 का पहला वेरिएंट मिला था वो यूके में मिला था, जिसे अल्फा के रूप में पहचाना गया था। और जो अगला जो बीटा मिला था वो साउथ अफ्रीका में मिला था, जिसको कोविड-19 का नया वेरिएंट जिसको बीटा के रूप में पहचाना गया था। और एपिसलोन और आयोटा यूएसए में मिला था, ये कोविड-19 का नया वेरिएंट जिसको एपिसलोन और आयोटा के रूप में पहचाना गया। अगला जो बात करें दोस्तों वो कोविड-19 के बारे में, तो इंडिया में जो कोविड-19 प्रवेश किया था तो जो पहला केस मिला था वो मिला था 30 जनवरी 2020 को। भारत में पहला केस किस राज्य में मिला था? वो केरल में मिला था, कोविड-19 का पहला केस। अगला जो बात करें कोविड-19 से पहली जो मृत्यु हुई थी वो किस राज्य में हुई थी? भारत में पहली मृत्यु वो कर्नाटक राज्य में हुई थी। अगला जो बात करें जनता कर्फ्यू कब गया था 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। अगला जो बात करें कोविड-19 के दौरान पहली बार मतलब फर्स्ट जनता कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कोविड-19 के दौरान वो था पंजाब। और संपूर्ण लॉकडाउन करने वाला कोविड-19 के दौरान भारत का जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। तो क्या क्या मैंने बताया, पहला भारत का पहला राज्य जिसमें कोविड-19 का पहला केस मिला था वो था केरल। कोविड-19 के दौरान भारत में पहली मृत्यु कहाँ हुई? कर्नाटक राज्य में। अगला जो बात करें कोविड-19 के दौरान जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। और कोविड-19 के दौरान जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। कोविड-19 के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य वो था राजस्थान। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो बात करें WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधानोम गिबेरियस हैं। अगला जो बात करें हाल ही में ICICI लैम्बार्ड ने अपनी गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत व प्रचलित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी DRDO या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ ICICI लैम्बार्ड ने अपनी गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए प्रचलित करने के लिए समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसके जो संस्थापक थे वो बिल गेट्स व पॉल एलन थे। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन हैं? तो भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। अगला जो बात करें दोस्तों वह है हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA के अनुसार वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है? ए 9.5%, बी 9.3%, सी 7.6%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9.3% बताया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा। और इसके जो निदेशक है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के वो हैं सोमा राय बर्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोमा राय बर्मन है CGA। अगला जो है क्वेश्चन 8 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए गो एयर के साथ समझौता किया? ए हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी
मध्य प्रदेश या डी झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर सरकार ने कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए गो एयर के साथ समझौता किया है। मतलब जो जल्दी से खराब होने वाले अनाज हैं जो हैं उनको ये प्लेन के माध्यम से फिल के लिए ले जाया जा सकता है, जिसे आसानी से फिल किया जा सके, ज़्यादा देरी न लगे। अगला जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो DLR नंबर होता है दोस्तों, DLR नंबर वो होता है 20,0504। मतलब जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट है वो 20 है और लोकसभा की सीटें हैं जो वो है 05 और राज्यसभा की सीटें हैं 04। अगला जो बात करें यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे राज्य के रूप में पारित कर दिया गया। और यहाँ का जो विधानमंडल है, पहले यहाँ विधान परिषद भी था और विधानसभा भी था, लेकिन राज्य बनने के बाद यहाँ केवल विधानसभा बचा और विधानसभा की यहाँ 114 सीटें हैं। अगला जो बात करें यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हैं मनोज सिन्हा हैं। और अगला जो बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो है श्रीनगर। और अगला जो बात करें यहाँ की विंटर जो कैपिटल है वो है जम्मू। अगला जो बात करें जम्मू कश्मीर में ही है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और है सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और एक जो है काचीनांग नेशनल पार्क भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन जब से इसका बंटवारा हुआ तब से यह नेशनल पार्क जो चला गया लद्दाख में। और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमिस नेशनल पार्क, जिसका जो क्षेत्रफल है 44,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जम्मू कश्मीर के बारे में। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाल ही में पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है। ए नीतीश रकेश, बी जेरी पिंड, सी ए और बी दोनों, डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नीतीश रकेश और जेरी पिंड को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो इन्हें 2020 का साहित्य गौरव सम्मान भी दिया गया और इंटरनेशनल इनवेंसिबल मेडल भी दिया गया सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन के लिए महर्षि संगठन द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है 10th नंबर का, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस किस दिन बनाया गया है। ए 1 जून, बी 3 जून, सी 28 मई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व साइकिल दिवस वो बनाया गया है 3 जून को। 1 जून को बनाया जाता है विश्व वैश्विक परिवार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 3 जून को बनाया गया विश्व साइकिल दिवस। अगला जो मई का है दोस्तों, तो मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं स्टैटिक के तौर पर, तो देख लेते हैं। 1 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को बनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस और 3 मई को बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 4 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और इस साल अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस या विश्व अस्थमा दिवस बनाया गया। 5 मई को बनाया जाता है हाथ स्वच्छता दिवस। और बताएं कि 7 मई को बनाया जाता है विश्व एथलीट दिवस। 8 मई को मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डेज बनाए जाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड क्रॉस दिवस। और 8 मई को ही बनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। अगला जो बात करें कि 8 मई को ही बनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और फिर आ जाता है 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला जो बात करें 12 मई को बनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। 13 नहीं, फिर 14 नहीं, फिर 15 मई को बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस।
और 16 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई की बात करें तो 17 मई को बनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस, संचार दिवस व समाज दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को। 18 मई को बनाया जाता है एड्स वैक्सीन दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को। 18 मई को ही बनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। फिर बनाया जाता है 20 मई की बात करें तो 20 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मधुमक्खी दिवस। और 20 मई को भी बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस, मेट्रोलॉजी दिवस, इकाई मापन प्रणाली दिवस। अगला जो बात करें 21 मई को, 21 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला जो बात करें 21 मई को भी बनाया जाता है राजीव गांधी जी की हत्या के लिए पुण्यतिथि, जिनकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई थी, तो उसी इन्हीं के विरोध में या इन्हीं के पुण्यतिथि में बनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला जो बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP काफ़ी एग्जाम में पूछा जाएगा ये 100% कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से आई रिपीट IMP 22 मई को कौन सा दिन बनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगला जो बात करें 23 मई को बनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, थायराइड दिवस। अगला जो बात करें कि 29 मई को बनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। 29 मई को ही बनाया जाता है विश्व एवरेस्ट दिवस। और 31 मई को बनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो ये था दोस्तों मई के इम्पॉर्टेंट डेज। होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और अच्छा ना लगा हो तो ना भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।